हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। यह फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 7 और इसमें जियान की पहली बार 2D कॉन्टिनेंट में किसी से फाइट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल बनता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन उनका वेट कर रहा है। खैर, जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो, चलो हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान और लिटरली मिलकर इस रिफाइनिंग टेस्ट को शुरू कर देते हैं। जियान जिस एम्पर टीयर की शेपिंग पिल को रिफाइन कर रहा था, उनमें यूज कर यानी थे 3 तरीके के इंग्रेडिएंट्स, लेकिन इन तीनों को रिफाइन करना इतना आसान नहीं होता। अच्छी बात है कि उसके पास लिटरली की हेल्प थी। लिटरली अपनी फ्लेम्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करके तीनों इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली रिफाइन करना शुरू कर देता है। भले इस प्रोसेस में काफी टाइम लगा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहला अटेम्प्ट फेल नहीं होता। तीनों इंग्रेडिएंट्स को 3 सेपरेट लिक्विड्स में रिफाइन कर लिया गया था। अब अगला स्टेप होता है इन्हें मर्ज करने का। लेकिन जब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इन तीनों को पास में लाने की कोशिश करता है, वो पाता है कि तीनों एक दूसरे को काफी खतरनाक तरीके से रेस कर रहे हैं। ये इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे इनके पास अपनी इंटेलिजेंस हो। ये जियान के लिए भी एक हेडेक बन गया होता है। जब वो इन तीनों लिक्विड्स के ऊपर और भी फोर्स लगाने की कोशिश करता है तो कर्लन के अंदर एक्सप्लोजन होने शुरू हो जाते हैं। इसी मोमेंट पे जियान को मालूम पड़ता है कि लिटरली उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन को ऐसे खराब होती हुई देख लिटरली अपनी डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे तीनों लिक्विड्स के अंदर के वायलेंट नेचर को डिवोरिंग फ्लेम के द्वारा डिवोर कर लिया गया था। ऐसा होने के बाद तीनों लिक्विड्स को मर्ज होने में बहुत लंबा समय नहीं लगता और काफी जल्दी आसमान को काले बादल घेर लेते हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती। कुछ ही समय के बाद आसमान के थंडर क्लाउड्स में बदलाव होने लगे थे। धीरे धीरे थंडर क्लाउड्स 9 कलर पिल लाइटनिंग का फॉर्म ले लेते हैं। जब सभी को चिंता सता रही थी कि जियान इस पिल लाइटनिंग का सामना कैसे करने वाला है, तभी एंट्री होती है स्काई डीमन पपेट की। हालांकि दूसरी कॉन्टिनेंट में जियान का नया स्काई डीमन पपेट अपनी लिमिट तक पहुंच गया था, लेकिन जिन लोग इसे और भी इम्प्रूव कर देते हैं। इसी कारण की वजह से जैसे ही पपेट अपीयर हुआ था, जियान इसे पिल लाइटनिंग ट्रिबुलेशन का सामना करने का ऑर्डर देता है और देखते देखते पिल लाइटनिंग, जो कि अच्छे एल्केमिस्ट का सरदर्द बनी हुई है, वो डीमन पपेट के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। ओरिजिनली स्काई डीमन पपेट की वो स्ट्रेंथ जो कि 2 एक्सपर्ट के बराबर होती है, अब वो 2 स्टार 2D का सामना करने के लायक हो गई थी। और अगर जियान इसे पूरी तरीके से ग्रो करना चाहता है तो उसे ऐसी कई और मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करना होगा, तभी ये बनेगा गोल्डन डीमन पपेट और उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार 2D तक पहुंच जाएगी। चलो तब की चिंता ना करके हम यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आसमान से वो पिल लाइटनिंग डिसअपीयर हुई थी, जियान के दिल को भी एक ठंडक मिलती है। इस समय कर्लन के अंदर तीनों लिक्विड्स अच्छे से मर्ज हो चुके होते हैं। जब जियान का ध्यान कर्लन की तरफ गया था, वहाँ पे उसे एक डार्क रेड मेडिसिन पिल दिखाई देती है। वो डेलिकेट सी दिखने वाली लाल रंग की मेडिसिन पिल कुछ समय तक शांत रहने के बाद अचानक से बैंग साउंड के साथ मेडिसिन कर्लन के टक्कर में जाकर टकरा गई थी। ऐसा लगता है जैसे जियान के कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश कर रही हो। इस नॉर्मल सी दिखने वाली मेडिसिन पिल के अंदर एक ऐसी इनविजिबल पावर होती है जिसकी वजह से ऑब्जर्वर्स की रूहें कांप जाती हैं और इस सीन को जियान एक ही बार में रिकॉग्नाइज कर लेता है। साफ तौर पे एक तरीके का सोल अटैक है। हमें पता होना चाहिए कि 8th ग्रेड की पिल्स भी एक ह्यूमन नेचर को पोजेस करती हैं। वहीं पे अगर बात करिए 9th ग्रेड की मेडिसिन पिल्स की, तो उनके पास अपनी स्पिरिचुअलिटी होती है। और अगर बात करिए एम्पर ग्रेड की पिल्स की, तो पहले ही उनके सोचने की क्षमता इंसानों से बिल्कुल कम नहीं होती। वो एम्पर ग्रेड की मेडिसिन पिल्स जन्म लेने के बाद तुरंत ही आजाद होना चाहती है। कर्लन के अंदर उस डार्क रेड पिल को ऐसे एजिटेट होती हुई देख आखिर जियान इसके पीछे कारण को कैसे नहीं समझ पाता। उसने उस 9 कलर पिल लाइटनिंग को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है, तो फिर जियान आखिर स्टेप को कैसे बोल सकता है। ये सोच के जियान तुरंत अपनी आंखें बंद करके वहीं पे बैठ जाता है। अगर वो इस लाल रंग की पिल के ऊपर नियंत्रण चाहता है तो उसे अपनी सोल का इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली जियान को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस मेडिसिन पिल को डिफीट करना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइसू के हिसाब से यही सोल टेम्परिंग होती है। बहुत कम ही लोगों को ऐसा पता होता है कि कोई वो मेडिसिन पिल जो कि एम्पर ग्रेड से ऊपर चली जाती है, उसके पास इंसानों जैसी बुद्धि आ जाती है और तब उसे एक पिल की जगह एक जीव कहना सही होगा। अगर उसे रिफाइन करने वाला एल्केमिस्ट उसे एक असली एम्पर ग्रेड की मेडिसिन पिल में बदलना चाहता है, तो एल्केमिस्ट को सोल टेम्परिंग परफॉर्म करनी होगी। ये सो कॉल्ड सोल टेम्परिंग सोल्स की बैटल होती है। जनरली बात करिए तो एम्पर ग्रेड की मेडिसिन पिल्स के पास पहले से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की काफी खतरनाक पावर होती है। अगर एल्केमिस्ट केयरफुल नहीं रहता है तो उसका सीरियसली इंजर्ड होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है जियान की। उसके सामने इस मेडिसिन पिल की एक नहीं चलने वाली थी। पहले तो जियान पहले से डी स्टेट की सोल में पहुंच चुका है और तो उसकी सोल को अलग अलग हेल्प फ्लेम से रिफाइन किया गया है। बूम बूम की आवाज के साथ वो मेडिसिनल पिल कर्लन की दीवारों में टकरा रही थी। हम चारों तरफ इंडिविजुअल रिपल्स को फैलते हुए देखते हैं। मेडिसिनल पिल से बाहर आने वाली इनविजिबल पावर एक पहने पहने दांतों वाले ह्यूज पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सांप जियान को किसी छोटे से बच्चे की तरह देख रहा था। इसकी आंखों के इंटेलिजेंस को देख के ऐसा लगता है जैसे अगर जियान ने कोई मौका दिया तो वो उसे बिल्कुल नहीं गवाएगा। इस जायंट पाइथन के टेरिफाइंग ऑरे
को सेंस करके सभी को मालूम पड़ जाता है ये कम से कम 4 स्टार दूधी की पावर को रखता है। अगर जियान की बात करिए तो वो है 3 स्टार दूधी पे। हालांकि अल्केमिस्ट के लिए सबसे पावरफुल चीज उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन दूधी कॉन्टिनेंट में भी बहुत ज्यादा सोल अटैक टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि अल्केमिस्ट के लिए हमेशा फाइटिंग स्ट्रेंथ उनकी परेशानी रही है। अब जियान हवा में आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठा हुआ था और उसकी फाइटिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस एम्पर रैंक की मर्सिफिल का सामना करने के लिए तैयार होती है। देखते देखते सभी की आंखों के सामने जियान की बॉडी से बाहर आने वाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक बहुत ही बड़े ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है। जैसे ही ड्रैगन अपीयर हुआ था ये आसमान की तरफ देख के तेजी से रोर करता है। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो सामने की स्पिरिचुअल पाइथन को एक तरीके से युद्ध करने की चुनौती दे रहा है। अरीना के अंदर कैसे सीन को देख के प्रेसिडेंट बाइसू बोलते हैं, मैं इस लड़के की स्पिरिचुअल फाइटिंग स्ट्रेंथ के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन एक एम्पर लेवल की बिल की स्ट्रेंथ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अगर चीजें सच में काम नहीं करती हैं तो फिर मुझे एक्शन लेना ही होगा। इस लिटिल फेलो के लिए इस पिल को रिफाइन करना ही काफी बड़ी बात है, और फिर चाहे कुछ भी हो ये हमारे फ्यूचर में काफी काम आने वाला है। जब प्रेसिडेंट बाइसू ये सब सोच रहे होते हैं, अरीना के अंदर इन दोनों क्रीचर्स के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। अभी वो पाइथन लगातार ड्रैगन को बाइट कर रहा होता है। देखते देखते ड्रैगन की बॉडी में कई सारे होल्स हो जाते हैं। इसे देख के ऐसा लगता है ये कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे सीन को देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। आखिरकार अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इतने बड़े क्रीचर में ट्रांसफॉर्म करवाना, इसमें सोल का काफी ज्यादा कंजम्पशन होता है। और तो और ये बस सोल पावर की मेटलाइजेशन ही नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करके जियान को अटैक भी करना है। अगर इस बड़े से ड्रैगन को कोई भी डैमेज पहुंचता है तो उसका कई गुना नुकसान वापस जियान को होगा। प्रेसिडेंट बाइसू को चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जियान इतनी कम उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उन्हें जियान को प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि ये टैलेंटेड जीनियस अल्केमिस्ट एसोसिएशन का फ्यूचर है। आसमान की वो बैटल कंटिन्यू होती है। अभी जियान का वो जाइंट ड्रैगन भाग रहा होता है और उसका पीछा कर रहा था मर्सिफिल का बड़ा सा पाइथन। खैर पहली नजरों वाले लोगों को दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में तुरंत ही मालूम पड़ जाता है। जब वो सिल्वर बालों वाली यूएरू जियान के स्पिरिचुअल ड्रैगन को इस तरीके से आसमान में भागती हुई देखती है, उसकी भौं भी सिकुड़ जाती है। यूएरू को डर था कि उस मर्सिफिल की वजह से कहीं जियान की सोल को डैमेज न पहुंचे, लेकिन जब उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ, वो देखती है कि समय जियान कुछ हैंडसीज को चेंज कर रहा होता है। जैसे जियान की मुंह से कुछ शब्द बाहर आते हैं, उसका वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना हुआ ड्रैगन आसमान में तेजी से विगल करने लगता है। यूएरू कहती है इस लड़के को सच में इंतजार करना आता है, ये जियान सच में पावरफुल है। तुरंत ही सीन चेंज हुआ था। हम देखते हैं जियान को जिसने इस समय पे अपनी बंद आंखें खोल ली होती हैं। वही कोल्ड स्नॉट के साथ बोलते हैं तुम काफी समय से एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, अब समय आ गया है कि चीजों को खत्म किया जाए। जियान का हाथ आगे बढ़ा था, वो कहता है इट्स ओवर। इमीडिएटली आसमान का वो ड्रैगन जो कि सोल पाइथन के अटैक की वजह से ट्रांसपेरेंट हो गया होता है, उसके मुंह से एक टेरिफाइंग एनर्जी बाहर आती है। जैसे सोल पाइथन की तरफ एनर्जी आगे बढ़ी थी, ऐसा लगता है ह्यू सोल पाइथन ने इस टेरिफाइंग एनर्जी के अंदर की डिस्ट्रक्टिव पावर को सेंस कर लिया है। ये तुरंत यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जियान जो कि इतने लंबे समय से वेट कर रहा होता है, वो इसे भागने का मौका कैसे दे सकता था। तुरंत ही जियान का येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर अटैक जो कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वेव की फॉर्म में आगे बढ़ा था, वो भागते हुए सोल पाइथन को अपने चपेट में ले लेता है। जियान ने हुआंगक्वान डिवाइन सेंट की कब्र से उनकी 4 अल्टीमेट फाइटिंग स्किल्स को हासिल किया था, और जैसे ही जियान का 2 दिन ब्रेक थ्रू होता है, उसके द्वारा सीखी गई सारी 2 स्किल्स क्वालिटेटिवली इंप्रूव हो जाती हैं। यहाँ पे खासकर बात हो रही है हुआंगक्वान डिवाइन एंगर की। जब भी जियान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का इस्तेमाल करता है, इसके इफेक्ट्स हमेशा मिरेकुलस होते हैं। आखिर उस डार्क रेड मेर्सल पिल के सोल पाइथन को कैसे पता होता है कि जियान के पास इतनी टेरिफाइंग टेक्निक है। वो बस थोड़ी सी दूरी पे पहुंचा होता है, तभी जियान का अटैक उसे टकरा जाता है। तुरंत ही हम सोल पाइथन को वहीं पे थमते हुए देखते हैं। भले ही औरों की नजरों में इस समय काफी ज्यादा कम हो, लेकिन इसे देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे सफल होने के लिए बस इतना ही समय चाहिए था। जैसे सोल पाइथन जियान के हुआंगक्वान डिवाइन एंगर से रिकवर होता है, बस इसी मोमेंट में ड्रैगन की मुंह से बाहर आने वाली टेरिफाइंग एनर्जी उस ह्यूज पाइथन से जाके टकरा जाती है। तुरंत ही सोल पाइथन की बॉडी में से बैंग बैंग की आवाज आने लगी थी। कुछ समय पहले सोल पाइथन बहुत ही भयानक दिख रहा होता है, हम उसकी पर कच्चे उड़ते हुए देखते हैं। जियान कहते हैं एम्पर मेर्सिफिल तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझसे हार गई है, अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। और कुछ इस तरीके से जियान ने उस रेड मेर्सिफिल के ऊपर अपनी जीत हासिल करी थी। सीन कुछ समय की बात कर दिखाया जाता है। अभी जियान प्रेसिडेंट बाइसू के सामने खड़ा था और उसके हाथ में वही डार्क रेड मेर्सिफिल होती है जिसे उसने कुछ समय पहले रिफाइन किया था। जियान इससे एक वार्म सेंसेशन को फील करता है। भले ही जियान अंदर से चाहे कितना भी थका हुआ फील कर रहा हो, वो तभी प्रेसिडेंट बाइसू की तरफ हाथ कप करके बोलता है हाँ प्रेसिडेंट, ये एम्पर रैंक की मेर्सिफिल सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लकीली मैंने इसे एक बार में रिफाइन कर लिया। इस पूरे रिफाइनमेंट प्रोसेस के समय के दौरान चिंगयुआ जियान के हर एक स्टेप को ध्यान से देख रही होती है। इस वजह से जैसे ही जियान कमजोरी के साइंस को दिखाता है, वो तुरंत ही आगे बढ़कर उसे सपोर्ट करती है। अगले ही पल में चिंगयुआन की बॉडी में से कुछ दूरी के पतले पतले थ्रेड्स बाहर आने लगे थे। जैसे ही जियान का शरीर ने टच करता है, जियान पाता है कि उसके शरीर की ऊर्जा जो
की खत्म होने की कगार पे आ गई थी, अब वो तेजी से रिकवर होने लगी है। इस समय उसकी सोल भी बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रही थी। इस सिचुएशन ने जियान को बहुत ही शॉक कर दिया था। उसने ऐसी दुखी के बारे में कभी सुना भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो इस समय अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर है, वो इसके बारे में बिल्कुल इंक्वायर नहीं करता। जियान की नजरें फिर से प्रेसिडेंट बाइसू की तरफ जाती हैं। जियान के हाथ की मेडिसिन बिल को देखने के बाद प्रेसिडेंट बाइसू हंस के बोलते हैं, लिटिल फेलो बहुत अच्छे। मैं अनाउंस करता हूँ कि जियान, तुमने फर्स्ट ग्रेड के एम्पर अल्केमिस्ट एग्जामिनेशन को पास कर लिया है और साथ में तुम हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन के यंगेस्ट एल्डर के रूप में जाने जाओगे। प्रेसिडेंट बाइसू के इन शब्दों ने चारों तरफ लोगों के बीच में अप्रोर क्रिएट कर दिया था। एक बंदा बोलता है एल्डर की पोजीशन। कहा जाता है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सारे एल्डर्स कम से कम 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं और उनके द्वारा एम्पर रैंक में फर्स्ट रैंक अर्थ स्पिल को रिफाइन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये सुन के एक लड़की बोलती है, लेकिन जियान की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका एल्डर बनना गलत नहीं होगा। कि जब सभी लोगों के बीच में ये सभी बातें चल रही होती है, जियान प्रेसिडेंट बाइसू की तरफ दोनों हाथ कप करता है। इस समय उसके चेहरे पे एक एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन आ चुका था। वो कहते हैं, प्रेसिडेंट मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आपको डिसअपॉइंट करना होगा। मेरे पास पर्याप्त समय न होने की वजह से मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक डेडिकेटेड एल्डर नहीं बन सकता। जियान के इन शब्दों को सुन के वाइस प्रेसिडेंट बायरू एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। वो चिल्ला के बोलते, तुम क्या कह रहे हो? जियान वाइस प्रेसिडेंट बायरू को देखे अपोलोजेटिक स्माइल के साथ बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट आप प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बंदिशों में बनना पसंद नहीं है, इस वजह से मुझे आप सबको निराश करना होगा। बगल में खड़े प्रेसिडेंट बाइसू बायरू के कंधे को पकड़ के हंस के बोलते हैं, हाँ तुम्हें सच में इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो जियान की तरफ देखे एक स्माइल के साथ बोलते हैं, लिटिल फेलो जियान, तुम पहले मेरी पूरी बात को सुनो। हमारी चिंगशेन सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एल्डर की पोस्ट टेम्परेरी भी हो सकती है, इस वजह से तुम्हारा एसोसिएशन में रहना जरूरी नहीं है और तो तुम्हारे एसोसिएशन के एल्डर के स्टेटस के साथ तुम्हें हर जगह पे रिस्पेक्ट दी जाएगी। खासकर तुम्हारे लिए मेरे से इंग्रेडिएंट्स को परचेज करना और भी आसान हो जाएगा। प्रेसिडेंट बाइसू एक चालाक लोमड़ी होते हैं। जियान की आज की परफॉर्मेंस को देख के उन्हें मालूम पड़ गया होता है कि जियान की फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत ही शानदार होने वाली हैं। इस वजह से वो पहले से जियान को एसोसिएशन का पार्ट बनाना चाहते थे। प्रेसिडेंट बाइसू बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड जियान, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? प्रेसिडेंट बाइसू की बात को जियान भी अच्छे से समझ लेता है। वो जगह पे पहली बार आ रहा है, अल्केमिस्ट एसोसिएशन का पार्ट बनना उसकी काफी हेल्प कर सकता है। इस वजह से वो फाइनली एग्री करती हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं बस एक नाम का एल्डर होऊंगा। जब जियान को स्काई मैश अलायंस के लीडर की पोजीशन भी दी गई थी, तब भी उसकी सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मास्टर यालो संभालते थे। जब जियान एसोसिएशन का पार्ट बनने के लिए रेडी हो जाता है, प्रेसिडेंट बाइसू का ध्यान फाइनली जाता है सारे मेंबर्स के ऊपर। वो चिल्ला के बोलते, तुम सभी बैस्टर्ड्स तुरंत ही अपनी ट्रेनिंग में क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुम्हें इस असेसमेंट टेस्ट को देखने के बाद भी कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली? जब प्रेसिडेंट बाइसू की बात को सभी डिसाइपल सुनते हैं, तो भले वो चाहे कितने भी अनविलिंग फील कर रहे हो, उन्हें अपने मुंह को लटका के जाना ही पड़ता है। प्रेसिडेंट बाइसू जियान से कहते हैं, तुम्हारी डिसीजन बहुत अच्छा है, मैं चलो तुरंत ही जाके तुम्हें रजिस्टर करता हूँ। ऐसे हाई ग्रेड की मेडिसिन बिल को रिफाइन करने में काफी ज्यादा एग्जॉशन होता है, अब तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। बायरू, तुम जियान को रेस्ट रूम का रास्ता दिखाओ। वाइस प्रेसिडेंट बायरू भी इस ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं करते, वो तुरंत ही जियान को कॉरिडोर से होकर कहीं ले जाने लगते हैं। कुछ समय तक चलने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बायरू एक डिजाइनर दरवाजे के सामने रुकते हैं। उस दरवाजे को खोलते हुए बोलते हैं, ठीक है, तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो। कुछ समय के बाद प्रेसिडेंट खुद तुम्हारे पास आएंगे और अगर इस समय के दौरान तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे डायरेक्टली बुला लेना। ये सुन के जियान नॉड करता है। उसने आगे बढ़ के जस्ट कमरे का दरवाजा खोला ही था, तभी जियान को एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये लड़की की आवाज उस कमरे के अंदर से आई थी। जब जियान आगे की तरफ देखता है, उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। वो जियान से कहती है, हेलो जियान, मेरा नाम यूरू है। इस लड़की को इस कमरे के अंदर देख के जियान अपने पीछे खड़ी चिंगयुआन को कंफ्यूजन से देखते हुए बोलता है, चिंगयुआन, क्या हम गलत जगह पे आ गए हैं? वो मन ही मन में सोचता है, आखिर ये क्या भला है। बस उसके लिए अफसोस की बात ये होती है कि अभी चिंगयुआन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे यूरू ने काफी समय से सोच रखा होता है कि जैसे वो खुद को जियान के सामने इंट्रोड्यूस करेगी, जियान भी उसे खुद के बारे में बताएगा, लेकिन इस समय होता कुछ उल्टा ही है। वो तुरंत इस कमरे को छोड़ के जाने लगता है। यूरू तुरंत उसे रोकते हुए बोलती है, रुको, तुम गलत जगह पे नहीं आए हो। यूरू की फिर से आवाज को सुन के जियान के बढ़ती हुई कदम वहीं पे थम जाते हैं। वो मुड़ के इस लड़की को देखता है, क्योंकि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर की जगह है। जियान को अच्छे से पता होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले लोग काफी ऊंचे स्टेटस को रखते होंगे। इस वजह से जियान बोलता है, मिस यूरू, क्या मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ? जियान की बात को सुन के यूरू भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। वो कहती है, मैंने तुम्हारा पूरा असेसमेंट टेस्ट देखा है, मुझे प्रेसिडेंट से ये मालूम ही पड़ गया है कि तुम्हारे यहाँ पे आने का एक और पर्पस है। तुम यहाँ पे एम्पर लेवल के डीमन कोर को ढूंढने के लिए आए हो। यूरू जियान की आंखों में देख के बोलती है, मुझे तुम्हारी फ्लेम की जरूरत है। वेल एग्जैक्टली, तुम्हारी फायर स्पिरिट मेरी हेल्प कर सकती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं तुमसे फालतू में किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं बोलूंगी। वहीं पे अगर तुम हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हो तो हमारी यू फैमिली तुम्हें एक अच्छा इनाम देगी।
हालांकि हमारे पास एम्पर लेवल का डेमोनिक कोर तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यूरू की पूरी बात को सुन के जियान की आंखें भी श्रिंक हो गई थी। आखिर एम्पर लेवल के ड्रैगन्स हाई लेवल के क्रीचर में काउंट करे जाते हैं। भले ही उनकी ड्रैगोनिक ब्लडलाइन काफी ज्यादा फीकी हो, तब भी इनकी पावर के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। जियान के लिए सरप्राइजिंग बात होती है कि सामने खड़ी लड़की एक्चुअली में ड्रैगोनिक बीस्ट के बारे में जानती है। लगता है इसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। अगर जियान चिंगवान की बॉडी के सीक्रेट्स के बारे में सच में जानना चाहता है तो उसे जिंगलोंग के द्वारा बताई हुई गुबन फेयुआन पिल को रिफाइन करना होगा। यही रीजन होता है जिसकी वजह से जियान को इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। जब जियान काफी समय तक शांत रहता है तो यूरू इम्पेशेंट हो जाती है। वो कहती तुम्हारा क्या कहना है। इस समय उसके शरीर में दुखी भी फ्लो होने लगती है, क्योंकि अगर जियान नॉर्मली एग्री नहीं करता है तो फिर उसके पास बस एक ही विकल्प रह जाएगा। और उसके बारे में सोच के यूरू के गाल एकदम लाल हो जाते हैं। जब जियान सामने की लड़की के ऑरे को सेंस करता है, हम उसकी आंखों में एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं 3 स्टार दोदी। हालांकि एक 3 स्टार दोदी एक्सपर्ट जियान का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता। बस जियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इतनी यंग लड़की एक्चुअली में इतनी पावरफुल हो सकती है। जियान तुरंत ही अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके चिंगवान को प्रोटेक्ट करता है। वो यूरू से कोल्ड आवाज में कहता है तुम अपनी 3 स्टार दोदी की स्ट्रेंथ से क्या करना चाहती हो। खैर इससे पहले कोई भी एक्सीडेंट हो पाता, सभी को प्रेसिडेंट बाइसू की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं ठीक है तुम सभी शांत हो जाओ, हमें आराम से बैठ के बात करनी चाहिए। वो यूरू से कहते हैं यूरू पहले तो अपने ऑरे को काम डाउन करो, तुम्हारे पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा है। प्रेसिडेंट बाइसू की बात को सुन के यूरू भी एक कोल्ड साउंड के साथ खुद को शांत कर लेती है। प्रेसिडेंट बाइसू जियान को कुछ चीजों को देते हुए बोलते हैं ये तुम्हारा असेसमेंट मेडल है, इसे तुम अच्छे से संभाल के रखना। और ये हमारी एल्केमिस्ट एसोसिएशन की क्लोक, जब तक तुम इसे पहनते हो ऑर्डिनरी 3 स्टार दोदी एक्सपर्ट्स तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। यूरू जो कि अभी तक गुस्सा थी, जब वो जियान के हाथ में उस असेसमेंट मेडल को देखती है जो कि एक फर्स्ट ग्रेड एम्पर को सिग्निफाई करता है, तो उसे फिर से याद आ जाता है कि भले ही सामने के नौजवान की उम्र काफी कम हो, लेकिन एक फर्स्ट ग्रेड एम्पर एल्केमिस्ट है। कुछ समय पहले यूरू अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाई थी। वो जियान से तुरंत ही माफी मांगती है। यूरू के फादर की हालत और भी खराब होती जा रही है और उन्हें सही करने के लिए यूरू को ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि एक फायर स्पिरिट को कंट्रोल करता हो। ओरिजिनली उसका जियान से बात करने का प्लान था, लेकिन जब उसे अपने फादर की याद आई तो उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वहीं पे जहाँ तक बात रही जियान के गुस्सा होने की, तो जियान बस यूरू की ऑरे की वजह से रिएक्ट कर रहा था। हालांकि जियान को पता नहीं होता कि सामने की इस लड़की की आगे पूरी सिचुएशन क्या है। लेकिन कुछ समय तक सोचने के बाद वो एग्री करती हुई बोलता है ठीक है, लेकिन मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं बस तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये एल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसी जगह नहीं होती जिसे एल्केमिस्ट का स्वर्ग माना जाता है, तो शायद यूरू जियान से मिल भी नहीं पाती। उसने भी सोचा नहीं होता कि जियान अचानक से उसके साथ आने के लिए एग्री कर लेगा। वो एक पल के लिए स्टंट हो जाती है। यूरू कहती तुम एग्री कर रहे हो। ये सुन के जियान नॉड करता है। यूरू फाइनली जियान को पूरी सिचुएशन को बताते हुए बोलती है एक बार जब मेरे पिताजी एक मैजिकल बीस्ट का शिकार करने के लिए गए तो उनके ऊपर एक पावरफुल मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। मुझे एक सीक्रेट बुक से मालूम पड़ा है कि उनकी हेल्प बस एक फायर स्पिरिट कर सकती है। यूरू अपने फादर को खोना नहीं चाहती। अच्छी बात है कैसे समय में उसे जियान मिल गया। इस वजह से यूरू डिसाइड कर चुकी थी कि चाहे उसे कैसी भी मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़े, वो जियान की मदद को हासिल करके रहेगी। यूरू की कहानी को सुन के चिंगवान की भी आंखें भर आई थी। जिस तरीके से यूरू अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये दिखाता है कि यूरू की परवरिश कैसी हुई है। जियान एक सीरियस आवाज में बोलता है अभी उसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। मुझे पहले तुम्हारे फादर की कंडीशन चेक करनी होगी। ओवरऑल सिचुएशन को जानने के बाद जियान को पता लग चुका होता है कि यूरू के फादर काफी बड़े खतरे में है। इस वजह से वो किसी भी चीज की गारंटी नहीं ले सकता। जियान प्रेसिडेंट बाइसू की तरफ मुड़ के बोलता है प्रेसिडेंट जब तक मैं यूरू के साथ जाता हूँ क्या आप मेरे लिए एम्पर रैंक के ड्रैगन के मैजिकल कोर का ध्यान रखोगे। ये सुन के प्रेसिडेंट बाइसू जियान को समझाते हुए कहते हैं जनरली एम्पर ग्रेड के मैजिकल बीस्ट के कोर्स अलग अलग एट्रीब्यूट्स में बटे होते हैं। बस बात ऐसी है कि एक एम्पर रैंक के मैजिकल बीस्ट का कोर एकदम बेसकीमती होता है। एडिशनली अगर बात करिए ड्रैगन के मैजिकल कोर की, तो वो तो दसियों सालों से अपीयर नहीं हुआ। तभी मैं तुम्हारे लिए इसे तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। जियान को भी प्रोक्रास्टिनेट करने की बिल्कुल आदत नहीं होती। वो तुरंत ही प्रेसिडेंट बाइसू को दोनों हाथ पकड़ के थैंक यू बोलता है। वो यूरू की तरफ देख के बोलता चलो चला जाए। जियान के एटीट्यूड को देख के यूरू भी सरप्राइज हो गई थी, लेकिन तुरंत ही उसका दिल खुशी से भर जाता है। वो कहती हम इतनी जल्दी जा रहे हैं। इस पे जियान नोट करता है। वो कहता है मैंने पहले से इस असेसमेंट को पास कर लिया है और जब तक मुझे एम्पर बीस्ट का कोर नहीं मिलता है तब तक मुझे और मेडिसिन बिल को रिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे जैसा कि तुमने बोला था तुम्हारे फादर की कंडीशन खराब होती जा रही है, इस वजह से क्यों न बचे उस समय का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। जियान के डिसीजन से यूरू बेसिकली खुश थी। इस वजह से प्रेसिडेंट बाइसू से तुरंत ही गुड बाय बोलने के बाद वो जियान की टोली को लेके एल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर चली जाती है। जाते हुए यूरो को देख के प्रेसिडेंट बाइसू बोलते हैं जाते जाते अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। इस समय चिंगचन सिटी का माहौल
बहुत ही क्योटिक है। होपफुली तुम्हारे फादर जल्दी से रिकवरी कर लें। प्रेसिडेंट बाइसुक की बात को सुन के वो यूरो नोट करने के बाद जियान को लेके यहाँ से गायब हो गई थी। चिंगचेन सिटी में 3 फोर्सेस होती हैं। इनमें पहली होती है एल्केमिस्ट एसोसिएशन और बाकी की 2 होती है यू फैमिली और ले फैमिली। एल्केमिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा से अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करी है। काफी समय से बाकी दोनों फोर्सेस के बीच में कोई खास फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हुई होती। इस वजह से कुछ समय पहले तक माहौल लगातार हार्मोनियस बना रहा था। इस समय तीनों लोग रोड पे आ चुके होते हैं। चिंगवान किसी छोटी सी बच्ची की तरह रोड के दोनों साइड की दुकानों को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखती है, क्योंकि यूरू को जान की हेल्प मिल गई है जो कि फायर स्पिरिट को पोजेस करता है। इस वजह से यूरू काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इतनी लंबी खोज के बाद फाइनली उसे अपने पिता की जान बचाने का तरीका मिल गया। इन दोनों लड़कियों को अतरंगी बर्ताव करते हुए देख जियान भी अपने सिर को हिलाता है। तब यूरू जो कि किसी से टकराने वाली थी, जियान तुरंत उसे पकड़ के बोलता है केयरफुल। सामने काले कपड़ों में एक बंदा आ रहा होता है। वो यूरू को विशेष आंखों से देख के बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी हमसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? शुरुआत में रिडिक्यूल फील करने के बाद उस बंदे की टोली का एक मेंबर चिंगयुआन और यूरू को गंदी नजरों से देखने लगता है। वो कहता है, बिग ब्रदर ये दोनों लेडीज काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्यों ना हम इन्हें अपने साथ ले चले। इस बंदे की बात को सुन के ग्रुप के सारे मेंबर्स दोनों लड़कियों के बारे में सोच के एक्साइटेड हो जाते हैं। ग्रुप का लीडर भी कहता है, हम अपने काम को पहले ही कर चुके हैं, हमारे पास अब समय की कोई कमी भी नहीं है। ये कहने के तुरंत ही बाद वो बंदा अपनी स्टोर रिंग में से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है। जैसे ही उसने स्क्रोल को क्रश किया था, ये जगह दुनिया से आइसोलेट हो जाती है। वो कहता है, ठीक है, हमें जल्दी करनी होगी। जैसे उसके शब्द बाकी ग्रुप मेंबर्स के कानों में जाते हैं, पीछे से 2 फॉलोअर्स चिंगयुआन और यूरू के ऊपर हमला कर देते हैं। जहाँ जहाँ से इनके हाथ गुजरते हैं उस जगह की हवा कंप्रेस होती जाती है। साफ तौर पे दोनों अपने टारगेट्स को एक ही बार में बेहोश करना चाहते थे। इन दोनों की स्ट्रेंथ को देख के जियान कहता है, ये दोनों एक्चुअली में 1 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। तुरंत ही जियान की बॉडी से लिटरली बाहर आया था। आगे बढ़ रहे दोनों अटैकर्स की तरफ वो अपने दोनों हाथों को आगे कर देता है। तुरंत एक टेरिफाइंग टेम्परेचर उन दोनों को जला के राख कर देता है। शुरुआत में ग्रुप के लीडर ने जियान को नोटिस नहीं किया था। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे जियान यूरू और चिंगयुआन का फॉलोअर होगा। इस वजह से वो उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। लेकिन अब क्योंकि जियान ने लिटरली को समन कर लिया है, चीजें बदल गई हैं। हालांकि उस बंदे को समझ में नहीं आता कि एक फायर स्पिरिट है, तब भी वो इतनी ज्यादा पावरफुल चीज को देखने के बाद समझ जाता है कि इसे हासिल करने से उसकी पावर काफी खतरनाक तरीके से राइज हो जाएगी। हम तुरंत ही उसकी आंखों को ग्रीड से भरते हुए देखते हैं। ये सोचने के बाद वो ब्लैक रोड मैन अपने ऊपर से उस रोब को हटाता है। हमें उसकी ओरिजिनल अपीयरेंस दिखाई दी थी। वो कहता है, क्योंकि दुश्मनी हो चुकी है तो तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बंदे की बॉडी में से एक इविल ऑरा रिलीज हुआ था और उसके सफेद बालों को देख के साफ तौर पे मालूम पड़ता है कि कल्टीवेशन डिविएशन की वजह से हुए। इसे देख के कोई भी अनईजी फील करेगा, खासकर जो इविल ऑरा इसके चारों तरफ घूम रहा होता है। उसकी वजह से जियान को भी गूज़बम्स आ रहे थे। सामने के ब्लैक रोड मैन की ऑरे को सेंस करके जियान बोलता है, इसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दूधी के पीक पे पहुंच चुकी होगी। सिचुएशन को ऐसे चेंज होती हुई देख यूरी भी टेंशन में आ जाती है। वो अपनी लोअर लिप को बाइट करती हुई बोलती है, तुम इस तरीके से परेशानी फंसाने के लिए मुझे माफ करना, तब तक मैं इसे रोकती हूँ। तुम इसका फायदा उठा के यहाँ से चले जाओ। अभी तुम्हारी फायर स्पिरिट मेरे फादर की जान बचा सकती है, चाहे भले मुझे अपनी जान देनी पड़े, तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। यूरी की आंखों में उस जिद को देख के जियान उसे कंफर्ट करती हुई बोलता, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है, मैं उसे बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। और तो मुझे इस तरीके से औरतों के पीछे इतना पसंद नहीं है। लगता है जियान की बातों की वजह से वो ब्लैक रोड मैन भी एकदम फ्यूरियस हो गया था। वो हंस के बोलता है, अगर तुमने अपने आखिरी शब्द कह दिए हो तो अब तुम जाके मर सकते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात, तुम्हारी इस फायर स्पिरिट और इन दोनों फीमेल कंपेनियंस का अच्छा ध्यान रखूंगा। इस बंदे की इस आइसोलेटेड स्पेस में जहाँ अपोनेंट की पावर घट जाती है, इस ब्लैक रोड मैन को एक बूस्ट मिलता है। जब तक दूसरी पार्टी के पास 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ नहीं है, वो इस आइसोलेटेड स्पेस को तोड़ नहीं सकता है। फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए वो बंदा जियान की तरफ अपनी हथेली को आगे दे मारता है। अटैक का नाम होता है कॉर्प्स बोन हैंड। हम उसके पीछे के स्पेस में से एक बड़े से इल्यूजरी हैंड को आगे आती हुए देखते हैं। इससे डेंस इविल पावर सराउंड कर रही थी। लेकिन बात ऐसी भी नहीं होती कि जियान के पास भी 10 क्लास की दोस्त की कमी हो। वो भी बिना हेस्टेट करे ग्रेट हेवन फॉर्चून पाम को रिलीज कर देता है। अगले पल में उस बंदे का बोन डीमन हैंड और जियान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम एक दूसरे में बैंग साउंड के साथ टकरा गए थे। तेजी से गोलाकार में रिपल्स फैलने लगती हैं। हालांकि जियान का अटैक काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन पैनी नजरें वाले लोग तुरंत ही समझ जाएंगे कि इस एक्सचेंज में जियान दूसरी पार्टी के ऊपर भारी पड़ा है। अभी तक यूरो को भी ऐसा लगता था जैसे जियान बस एक अच्छा एल्केमिस्ट है। उसे ऐसा नहीं लगता था जैसे जियान को एक्चुअल कॉम्बैट का कुछ खास एक्सपीरियंस होगा। लेकिन पिछले एक्सचेंज को देख के यूरो समझ चुकी थी कि वो गलत थी। जियान सिर्फ इतनी कम एज में एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट नहीं बना, बल्कि वो फाइटिंग कैपेबिलिटीज के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहता है। जियान को देख के यूरो की आंखों में कुछ रिपल्स बनने लगी थी। खैर, जब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है तभी चिंगयुआन को कुछ याद आता है। उस दिन जब म्यू क्लैन में फाइट हुई थी, चिंगयुआन ने इसी इविल ऑरा को सेंस किया था। वो जियान को बताती हुई बोलती है, ब्रदर जियान, म्यू फैमिली के ऊपर अटैक करने वाला यही इंसान है, चाहे भले उस इंसिडेंट को हुए कोई समय हो गया हो। चिंगयुआन
युआन उस ऑरे को बिल्कुल भूल नहीं सकती। जब जियान चिंग युआन के शब्दों को सुनता है उसकी आंखें एकदम चिल्ली हो जाती हैं। वो कहता है तो म्यू फैमिली के डिस्ट्रक्शन के पीछे तुम्हारा हाथ है। अफसोस की बात है तुम्हारा मुझसे सामना हो गया क्योंकि तुम्हें मेरी फ्लेम इतनी अच्छी लगती है। तो चलो देखा जाए तुम्हारे पास क्या वो एबिलिटी है। चिंग युआन को ओरिजिनली लगता था कि जैसे जियान का काम खत्म होता है वो म्यू फैमिली के पीछे के मर्डर को ढूंढने के लिए खुद निकलेगी जिससे वो बदले को पूरा कर सके। चिंग युआन ने कभी सोचा नहीं होता कि कातिल खुद उसके सामने आ जाएगा। जब जियान अगले अटैक को करने के लिए रेडी हो रहा होता है गोल्डन ड्रैगन किंग जिल्लों की आवाज जियान के दिमाग में ट्रांसमिट होती है। वो कहते हैं इसका ऑरा इतना अजीब क्यों है, ये ऑरा मुझे एलियंस का लगता है। गोल्डन ड्रैगन किंग और वो एलियन क्रीचर हजारों सालों से एक दूसरे के खिलाफ जूझ रहे होते हैं। इस वजह से जब ये सिमिलर ऑरा उनके सामने आता है वो तुरंत इसे पहचान जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से पूछते हैं क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे। इसका जवाब देता है जियान एक टेक्निक को इस्तेमाल करके। वो कहता है स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट, क्लैन मार्क एक्टिवेट। तुरंत ही उसके शरीर में से टेरिफाइंग रिपल्स रिलीज होने लगती हैं। जब वो बंदा जियान की हॉरिफाइंग ऑरा को सेंस करता है ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज उसके गले में अटक गई हो। उसके चेहरे पे एक डर दिखाई देने लगा था। वो कहता है पीक 3 स्टार दो दी समखना, ये लड़का अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से कैसे बढ़ा सकता है। खैर इसका आंसर तो इसे नहीं मिलने वाला। अब एक्चुअली में से क्या मिलेगा चलो हम उसके बारे में जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उसमें गोल्डन ड्रैगन किंग की पहली बार फाइटिंग पावर देखने को मिलने वाली है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। अब अर्ली एक्सेस वीडियो आने शुरू हो गए हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके उन्हें एंजॉय कर सकते हो। बेसिकली जैसे हम एक दिन पहले वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं वो आपके लिए तुरंत ही अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी के फीचर्स के बारे में जानने के लिए चेकआउट करो ज्वाइन बटन को जो कि आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट्स में बिल्कुल शेयर कर सकते हो। चलो हम मिलते हैं वीडियो को इस बार। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।